राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के 24वें पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले राकेश अस्थाना के संदर्भ में, जिन्होंने आज दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में बालाजी श्रीवास्तव से चार्ज लिया और पदभार ग्रहण किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में बालाजी श्रीवास्तव ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया और राकेश अस्थाना नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। 3 दिन बाद बीएसएफ के पुलिस महानिदेशक के पद से राकेश अस्थाना रिटायर होने वाले थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने उन पर भरोसा करते हुए 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में उन्हें नियुक्त किया है और भारत की राजधानी दिल्ली के राकेश अस्थाना 24वें पुलिस कमिश्नर हो गए हैं। 1978 में दिल्ली के पहले पुलिस कमिश्नर से लेकर अब तक 24वें पुलिस कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना तक की अगर यात्रा पर आप नज़र डालें तो आप को ज्ञात होगा कि दिल्ली पुलिस, जो भारत की राजधानी दिल्ली में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही न सिर्फ जानी और पहचानी जाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पुलिस के कार्यशैली की प्रशंसा समय समय पर होता रहा है और दिल्ली पुलिस में कई ऐसे अधिकारी समय समय पर पुलिस कमिश्नर के रूप में रहते हुए कार्य किया, जिससे दिल्ली पुलिस का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हुआ। 1984 बैच के आईपीएस गुजरात कैडर के हैं राकेश अस्थाना और ये सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुके हैं और मात्र 35 वर्ष के उम्र में राकेश अस्थाना यूपीएससी की एग्जाम पास कर आईपीएस हो गए थे और उन्होंने अपने जीवन काल में पुलिस की सेवा में रहते हुए धन्यवाद में एक महानिदेशक को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इनके कार्य शैली के बारे में यह चर्चा रही है कि ये बड़े ही तेज गति से कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी हैं। इन्होंने अहमदाबाद बम ब्लास्ट कांड का खुलासा 1 महीने के अंदर कर दिया था और चारा घोटाला कांड जो पूरे देश में चर्चित रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव उस समय के कदावर नेता को इन्होंने अभियुक्त बनाने का काम किया था और आसाराम और उसके पुत्र को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने में भी राकेश अस्थाना की कार्यशैली के कारण ही संभव हो पाया। यह कहा जाता है कि राकेश अस्थाना काफी तेज तरार पुलिस अधिकारी हैं। ये जब तय कर लेते हैं किसी भी मामले की तह तक पहुंचने की बात, तो वे वहां तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। इसके लिए ये अपनी एक टीम
बनाने में भी पीछे नहीं रहते। और जहां पुलिस की टीम होती है, जहां सीबीआई की टीम होती है, उसी टीमों में से एक ऐसे अधिकारियों की टीम जो रात दिन परिश्रम कर अपराधियों पर नियंत्रण पाने की दिशा में काम कर सके, राकेश अस्थाना ऐसी टीम का नेतृत्व करने में भी भरोसा रखते हैं। यह रांची में जन्म लेकर भारत की राजधानी दिल्ली में शिक्षा ग्रहण किया। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये मात्र 35 वर्ष के उम्र में आईपीएस अधिकारी बन गए। ये गुजरात कैडर से आईपीएस अधिकारी है। आज उन्होंने पुलिस मुख्यालय में अपना पदभार 24वें पुलिस आयुक्त के रूप में ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र प्रथम की टीम की ओर से नव नियुक्त आईपीएस दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में दिल्ली में वर्षों से जारी कई जगहों पर जो संगठित अपराध चल रहा है उस पर भी विराम लगेगा, ऐसी उम्मीद राष्ट्र प्रथम की टीम उनसे करती है। राष्ट्र प्रथम की टीम दिल्ली पुलिस के नव नियुक्त आयुक्त राकेश अस्थाना को हार्दिक शुभकामना देते हुए उनसे आज यह आग्रह करता है नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से, जो दिल्ली की जनता बहुत ही शांति प्रिय है और आप दिल्ली को काफी नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, क्योंकि आपने यहीं उच्च शिक्षा भी ग्रहण किया है। तो दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की समस्या, सड़कों पर फुटपाथों पर अतिक्रमण की समस्या, चेन स्नैचिंग की समस्या, सड़क चलते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उसकी बैग झपट लेने की समस्या, या सड़कों पर खड़े होकर शराब पीने की समस्या, या जगह जगह अवैध रूप से खुले छोटे छोटे ढाबे और वहाँ शाम को एकत्र होकर शराब पीने वालों से आम लोगों को उत्पन्न होने वाली समस्या, आपके नेतृत्व में उन सभी समस्याओं का निदान होगा और भारत की राजधानी की तरह नजर आएगी कानून और व्यवस्था के रूप में। आपको फिर से एक बार राष्ट्र प्रथम की टीम की ओर से दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, जल्द ही लौट कर आते हैं और हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, जो आखिर भारत की राजधानी दिल्ली स्लम में क्यों तब्दील होता चला जा रहा है और इसके लिए आखिर जिम्मेवार किसे ठहराया जाए। बस छोटा सा ब्रेक, कहीं जाए नहीं, जल्द ही लौट कर आते हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली की, और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के ऊपर ही। राज्य की और अन्य प्रदेशों की खबरों के लिए आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर देखेंगे ही। और हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली को आखिर स्लम में कौन तब्दील करता चला जा रहा है। क्योंकि जब बरसात नहीं होती है तो पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, क्योंकि जमुना का जल स्तर नीचे गिरने से दिल्ली वासियों को पानी के लिए पीने की पानी नसीब नहीं होती और टैंकर माफियाओं का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और यह सिलसिला आज से नहीं, काफ़ी पुराना है। इस पर सभी राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर राजनीति किया जाता, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं पानी की। तो जब पानी नहीं होती है, हरियाणा पर यह आरोप लगाया जाता है कि हरियाणा की सरकार पानी नहीं छोड़ रही है दिल्ली के हिस्से की, जिसके कारण दिल्ली में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही। जब दिल्ली में बारिश होती है तो वह पानी नदी में जाने की जगह, यमुना में जाने की जगह दिल्ली की सड़कों पर नदी का शक्ल अख्तियार कर लेता है। और यह सिलसिला बरसों से चलता चला आ रहा है। और सभी राजनीतिक दल जब बरसात होती है तो सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाने का काम कर अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो शीला दीक्षित को दोषी ठहराया जाता था, और आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो केजरीवाल को और उनकी एजेंसी को दोषी ठहराया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, वो हमेशा निगम के सिर पर या ठीकरा फोड़ने का काम करता है, जो निगम के नालों की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं भाजपा के नेता जो पिछले 15 वर्षों से निगम में सत्तारूढ़ है, वे प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाने का काम करता है कि बड़े बड़े नाले प्रदेश की सरकार के अधीन है और पीडब्ल्यूडी की सड़कें और बाढ़ नियंत्रण की जो नाले हैं उसकी सफाई नहीं हुई, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। सवाल ये है जो किसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो, चाहे वह निगम में भाजपा की बात हो, परेशान तो दिल्ली की जनता होती है। और भारत की राजधानी दिल्ली का स्वरूप बिगड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है। जबकि प्रतिवर्ष नाले सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, आखिर वह पैसा जनता के खून पसीने की कमाई से एकत्र किए गए टैक्स से सरकार को प्राप्त होती है और उसका लूट प्रतिवर्ष होता है, लेकिन सुविधा के नाम पर समस्या पैदा होती है और वो नजर आती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में भारत की राजधानी दिल्ली की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के सभी मुख्य सड़कों के किनारे अतिक्रमण फुटपाथों पर होता चला जा रहा है, सर्विस लेनों पर कब्जा होता चला जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद
एसटीएफ में मामला जाने के बाद भी सरकारी जगह को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जाता और उस भूमि पर अवैध कमर्शियल निर्माण कर काले धन की उगाही की जाती है और आम लोगों को यातायात में परेशानी होता है, कई लोगों की तो जानें भी चली जाती है। इस कारण भारत की राजधानी दिल्ली में अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति, चाहे वह जिस विभाग की भी जिम्मेवारी हो, अगर वह नहीं निभा रहा है तो यहाँ न तो सिर्फ निगम सत्ता में है, न सिर्फ प्रदेश की सरकार है, बल्कि यहाँ तो केंद्र की सरकार भी बैठी हुई है, क्योंकि यह भारत की राजधानी दिल्ली है। और भारत की राजधानी दिल्ली में अगर कानून के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो आप खुद अंदाजा करें कि देश के अन्य कोनों में, देश के अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी। भारत की राजधानी दिल्ली को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार और यहाँ सत्ता में और विपक्ष में बैठे हुए सभी लोगों की जिम्मेवारी है। वहीं दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का भी यह दायित्व है कि भारत की राजधानी दिल्ली के स्वरूप को बिगड़ने न दें, उसे सजाने और संवारने में अपने उच्च नैतिकता का उपयोग कर भारत की राजधानी को सजावें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतरीन हो सके। लेकिन आज दिल्ली की स्थिति सलम से भी बदतर है, चाहे वह रेलवे लाइन का किनारा हो, चाहे मेन नजफगढ़ रोड हो, शिवाजी मार्ग हो, आप जिधर कहीं से भी आप गुजरे तो वह बदाती हुई बदबू और आपको जगह जगह बिखरे हुए गंदगी, जल जमाव की स्थिति से रूबरू होना पड़ेगा। हम इस मुद्दे पर फिर आगे बात करेंगे। हम आपको यह बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो लोन देने की कार्रवाई आजकल हो रही है और जरूरतमंदों से 500% सालाना वसूलने और 30% तक उससे प्रोसेसिंग शुल्क वसूलने की बात को गंभीरता से लेते हुए आरबीआई को सख्त निर्देश दिया है कि वह इस पर अंकुश लगाए, क्योंकि किसी को भी 500% तक सालाना सूद वसूलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह माननीय न्यायालय का बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। जो भी संबंधित विभाग है उसे इस पर काम करना चाहिए और जो इस ऐप के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से जरूरतमंदों का शोषण कर रहे हैं, 500% तक ब्याज लेने का, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर, जहां आज आपको ढेर सारी ऐसी खबरें, चाहे वह अपराध की हो, चाहे दिल्ली और आसपास की खबरें हो, वह आपको हमारे संवाददाता दिखाएंगे। आप उसे देखें और आप अपनी प्रतिक्रिया भी जिस प्रकार भेज रहे हैं भेजते रहे नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के लिए, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपकी बात को
प्रमुखता से रखने का प्रयास प्रारंभ से किया जाता रहा है और आगे भी इसी प्रकार रखा जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के सिविक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के नमो ऐप के बारे में जानकारी दी। आदेश गुप्ता ने कहा कि इस ऐप का इस्तेमाल भाजपा अपने काम को जनसंवाद का माध्यम बनाकर जन कल्याण करे। साथ ही इस ऐप में सरकार की सभी योजनाओं की सटीक जानकारी मिलती है। कार्यक्रम में आदेश गुप्ता के साथ दिल्ली के तीनों मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, राजा इकबाल सिंह और मुकेश सूर्यान भी मौजूद थे। निगम पार्षद का डायरेक्ट संबंध जनता के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, आरडब्ल्यूए के साथ होता है। कोई भी समस्या है आज, जब वो ये नहीं देखते कि समस्या निगम पार्षद के कार्य क्षेत्र में आती है नहीं आती है, लेकिन वो अपनी जो समस्या है वो सबसे पहले वो निगम पार्षद के साथ शेयर करता है, क्योंकि निगम पार्षद जनता से डे टू डे रूबरू होता है और बातचीत करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी ये समस्या का समाधान इनके पास है। ऐसे में नमो ऐप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग अच्छी तरह से करें, अपने कामों को जन संवाद का माध्यम बनाकर जन कल्याण तक पहुंचे, ये है नमो ऐप अभियान। और इसको इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी नमो ऐप पर और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भी पता होगा, ये सुनकर आपको खुशी भी होगी कि दुनिया के 200 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी के फॉलोअर्स से कम है। यानी 200 देश हैं जिनकी आबादी प्रधानमंत्री जी के 7 करोड़ फॉलोअर है लगभग, उनसे कम है। और उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को नीचे तक पहुंचाने के लिए किया है। तो कोई भी सरकारी योजना का सही से क्रियान्वयन, उसको धरातल पर लेना, उसका वास्तव में जो लोग लाभ लेने के अधिकारी हैं उन तक वो योजना पहुंचना, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले अगर कोई देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, विश्व के पहले प्रधानमंत्री बने हैं तो वो श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन वो इस योजना का कितना परिणामकारी, कितना चेंज आया उससे कि लाखों करोड़ रुपए, हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, किसी को पेंशन देनी है, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी देनी है, किसान सम्मान निधि को सम्मान निधि देनी है, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचेगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। तो ग्राउंड की एक्टिविटी को हम लोग माई नेटवर्क पर आकर उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी तक संवाद कर सकते हैं, अपनी जानकारी दे सकते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। तो पहला काम हुआ, हमारी ग्राउंड की एक्टिविटी सीधे वो लोगों, उन लोगों के पास जाएगी वास्तव में हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं जंगल में नाचा मोर किसने देखा। इसलिए हमें नमो ऐप हमारा ऐप है, हमें हमारा इकोसिस्टम है। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है कि हम प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हमें उसमें जानकारी मिलती है, डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, वैलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। इन दिनों दिल्ली के पश्चिमी जिला पुलिस की उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। दरअसल कीर्तिनगर के एसीपी विजय सिंह और एसएचओ इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देशन में हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल राजेंद्र और हेड कांस्टेबल राजकुमार की टीम पिकेट ड्यूटी पर थी। पिकेट ड्यूटी के दौरान टीम ने देखा कि एक स्विफ्ट डिजायर कार नजफगढ़ रोड से कीर्तिनगर की ओर मुड़ी और अचानक रुक गई। कार के चालक ने आनन फानन में अपनी कार को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसकी कार के ठीक पीछे कई और गाड़ियां भी थी। कुछ शक होने पर हेड कांस्टेबल मनीष और अन्य पिकेट स्टाफ को सतर्क कर संदिग्ध कार के पास पहुंचे। पुलिस ने कार चालक को कुछ देर पीछा करने के बाद पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान रमन के रूप में हुई। उसके पास से सरसरी तलाशी के दौरान एक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लगातार पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी द्वारा चलाई गई कार दिल्ली के थाना हरिनगर इलाके से चोरी की पाई गई और ये भी पता चला कि वे दिल्ली में कई ऑटो लिफ्टिंग मामलों में शामिल है।
उसने ये भी खुलासा किया कि उसने मांग पर कारों को चुराया था। वे सबसे पहले कार की पहचान करते थे और रिसीवर को फोटो भेजते थे और राशि का निपटान करते थे। बाद में पहचान की गई कार का मूल्य निर्धारित कर उसे चोरी कर योजना के अनुसार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में छोड़ दिया जाता था। पूछताछ के दौरान उसने ये भी खुलासा किया कि वे कार की ऑटो लॉक को डिकोड करने और खोलने के लिए एक टूल किट भी साथ रखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे पुलिस की निगरानी से बचने के लिए अपने किराए के आवास को भी बार बार बदलते रहते थे। तो वहीं दिल्ली के सुदर्शन पार्क से चेन स्नैच करने वाले एक और स्नैचर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। मोतीनगर थाना में एक शिकायतकर्ता ने कहा था कि रास्ते से जब वह अपने घर जा रही थी तभी दिल्ली के सुदर्शन पार्क में काले रंग की स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति ने उसकी सोने की चेन लूट ली। इसी के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पंजाबी बाग के एसीपी और मोतीनगर के एसएचओ की निगरानी में आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। टीम ने बड़ी बारीकी से अज्ञात लुटेरे की जांच शुरू कर दी। टीम ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से एक व्यक्ति हिमांशु मिश्रा उर्फ सोनू की पहचान की और लूटी गई सोने की चेन के साथ उसे पकड़ लिया। आगे की जांच के दौरान अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी सुभाष पैलेस थाना से चोरी की पाई गई। जांच के दौरान आरोपी ने लूट, स्नैचिंग और चोरी के कई मामलों में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। आगे की जांच के दौरान आरोपी ने यह भी खुलासा किया कि उसने 2 लूटी हुई सोने की चेन दिल्ली में ही बबलू नाम के एक युवक को बेची थी। पुलिस ने बबलू को आरोपी हिमांशु के कहने पर पकड़ लिया है और उसके कब्जे से 2 छीनी हुई सोने की चेन भी बरामद कर ली। अब तक की गई जांच से कुल 4 सोने की चेन और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी से कुल 12 मामलों का खुलासा किया जा चुका है और आगे की जांच जारी है। तिलकनगर के एसीपी सुरेंद्र कुमार और विकासपुरी थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर महेंद्र दहिया के निर्देशन में एक पुलिस टीम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थी। गश्त के दौरान टीम हनुमान मंदिर बस स्टैंड के पास सर्विस लेन पर पहुंची, जहां एक होंडा सिटी कार मिली जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे। पुलिस को देखकर कार में बैठे दोनों लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें काबू कर लिया। पूछताछ में दोनों की पहचान रॉकी और सतनाम उर्फ सत्ता के रूप में हुई। वे जिस कार में बैठे थे उसके विवरण की जांच करने पर ये तिलकनगर पुलिस थाना क्षेत्र से चोरी की पाई गई। आगे की पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि लगभग 7-8 महीने पहले उन्होंने लाजपत नगर से एक होंडा सिटी कार चुराई थी, जिसका इस्तेमाल अवैध शराब की तस्करी में किया गया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और कार को जब्त कर लिया। उन्होंने आगे कबूल किया कि उनके पास एक और कार वैगनार भी है, जिसे उन्होंने रानी बाग इलाके से चुराया था और अभी उन्होंने इस कार को केशवपुर औद्योगिक क्षेत्र में छिपा दिया है। दोनों व्यक्तियों सतनाम और रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कारों होंडा सिटी और वैगनार को भी जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। पीएम मोदी ने बसवराज बोम्मई को दी बधाई। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद पहली बार दिल्ली आई सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अब सोनिया गांधी से भी की मुलाकात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान, अब बैंक के डूबने पर भी जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर मिलेंगे 5 लाख रुपए। संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन भी आधे से ज्यादा हंगामे की भेंट चढ़ा। संसद में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर किया हंगामा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पेगासस जासूसी मामले के आरोप पर संबित पात्रा ने किया पलटवार, कहा अपने फोन की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाते राहुल गांधी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,654 नए मामलों में आधे से ज्यादा मरीज अकेले केरल से। भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज बनकर हुआ तैयार। अगले महीने पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। यूपी के बाराबंकी में हुआ भीषण सड़क हादसा, 18 लोगों की मौके पर ही मौत। मृतकों में 12 लोग बिहार से। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के प्रति जताया शोक और परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। दिल्ली में भारी बारिश ने तोड़े पिछले 18 साल के रिकॉर्ड। बारिश से मौसम हुआ सुहावना, पर सड़कों का हुआ बुरा हाल। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत पहुंचे। यहां विदेश मंत्री जयशंकर और पीएम मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। राष्ट्र